प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ उन्नीश प्रियन शर्मा जी। उन्नीस सर, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। संदीप जी, आपको नमस्कार। जय जय सिया राम और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। प्रारब्ध के दर्शक हमारे जानते हैं कि हम और आप प्रारब्ध पर अक्सर पाए जाते हैं दूसरे लोगों के साथ, पर आज हमारी कोशिश रहती है कि हम एक दूसरे के साथ भी दिखें और कुछ ऐसी चर्चाएं वार्ताएं करें जो हम जरूरी समझते हैं। सबसे पहला उसमें जो जरूरी टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की राजनीति। 4 जून को रिजल्ट्स आए और अप्रत्याशित रूप से सबसे ज्यादा जो भाजपा को झटका लगा वो उत्तर प्रदेश में लगा। ठीक, फाइन। उसके बाद ऑफ कोर्स ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि इनकी वजह से उनकी वजह से दुनिया की सारी चीजें तमाम, और यहाँ तक कि मोदी जी का स्वयं का भी जो है 1.5 लाख से ही जीत हुई, जो कि 4-5 लाख से समझी जा रही थी कि होती। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद 2 बड़े फैक्टर हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हमारे, ब्रजेश पाठक जी और केशव मौर्य जी। और आप लोग मतलब केशव मौर्य जी तो बाकायदा भाजपा के अध्यक्ष रहे जब 2017 में जीती भाजपा उत्तर प्रदेश में। और आजकल यह सुना जा रहा है, मैं उन्हीं जी से कंफर्म करना चाहूंगा कि कैबिनेट मीटिंग्स में ये दोनों भाई लोग जो हैं, सम्माननीय हमारे मंत्री जी लोग, अनुपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जितनी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये अनुपस्थित है। खैर, और बहुत सारे झंझावात जो है पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने झेले। हाथरस का हुआ, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अंदरूनी भी समीक्षाएं चल रही हैं, सब बहुत कुछ हो रहा है। क्या असर दिख रहा है सर इन लोगों की अनुपस्थिति का, या परसेप्शन या रियलिटी या जो भी है? थोड़ा सा आप जानकारी भी साझा करें सर, और इसके क्या मायने हैं इसको भी जरा हमारे दर्शकों के साथ साझा करें प्लीज। जी संदीप जी, बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया, लेकिन आपकी बात आंशिक सही है और आंशिक गलत है। जो आपने शुरुआत में बोला, आपने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री गायब हैं। तो तकनीकी रूप से मैं आपको बता दूं, दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं, 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है, ये बात सही है। लेकिन केंद्र में इस तरह की चर्चाओं के केंद्र में जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो केंद्र में है। पाठक जी की बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का जब परिणाम 4 जून को आया, नतीजे निराशाजनक थे उत्तर प्रदेश से। इसके बाद से ही अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यूपी की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि केशव मौर्य यूपी की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके आधार हैं। तब से लेके अब तक मंत्रिमंडल की 2 बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। उसके अलावा मंत्रिपरिषद की एक सामान्य औपचारिक बैठक भी हुई। पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार के कई सरकारी आयोजन रहे और इन सारे आयोजनों से, मंत्रिपरिषद की सामान्य बैठक से, कैबिनेट की 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग से केशव प्रसाद मौर्य नदारत रहे, दिखे नहीं। ये अलग बात है कि एक तरफ वो उत्तर प्रदेश की अपनी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नहीं दिख रहे, मंत्रिपरिषद की बैठकों में नहीं दिख रहे, सरकारी आयोजनों में नहीं दिख रहे, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जब लखनऊ आते हैं तो उनके साथ की बैठक में केशव मौर्य दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? ये स्पष्ट रूप से कहता है कि फिलहाल 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर में से एक केशव मौर्य दिल्ली को तो हां कह रहे हैं, लेकिन यूपी को वो ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये परसेप्शन बना, और परसेप्शन भाई साहब ऐसे नहीं बन जाता भाई, ये सारी चीजों से आप जब गायब रहेंगे तो परसेप्शन बनना ही बनना। और परसेप्शन नहीं, इसका मतलब है कि सच सामने आ रहा है और सच अब पब्लिक डिस्कोर्स में है कि आप यूपी को अवॉइड कर रहे हैं। मैं इस सवाल पर बाद में आऊंगा कि आप यूपी को अवॉइड कर रहे हैं, यानी मौर्य यूपी को अवॉइड कर रहे हैं, कि यूपी ने मौर्य को अवॉइड कर दिया है। भाई, विधानसभा का चुनाव हारे हुए हैं आप और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं।
कौशाम्बी एक सीट जहां की जिम्मेदारी आपके पास थी, आपने आगे बढ़ के लिया था, वो लोकसभा सीट आप हार चुके। तो यूपी ने उनको छोड़ा है कि उन्होंने यूपी को छोड़ा है, ये बात बाद में आएगी। लेकिन इस सब के बाद ही कम से कम केशव मौर्य के भविष्य और संगठन और सरकार से जुड़े हुए तमाम अलग अलग लोग हैं, वो सारी कवायद कर रहे हैं, लेकिन ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है संदीप जी। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि खुद उनके क्षेत्र में बीजेपी की भयंकर हार हुई, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसलिए शायद केशव मौर्य जी का भविष्य खुद को उनको सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है सरकार में या उत्तर प्रदेश में। तो वो बाईपास सर्जरी, राजनीतिक बाईपास सर्जरी का सहारा लेना चाह रहे हैं और गाड़ी किसी तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और जमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली चली जाए। यहां पर बात ये नहीं है कि दो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग हुई और केशव मौर्य गायब रहे। साहब, कैबिनेट मीटिंग तय हो जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय से सबको आदेश चला जाए और उसके बाद आप राजधानी रहते हुए राजधानी छोड़ दें, यानी लखनऊ रहते हुए आप उसी समय लखनऊ छोड़ दें, ये क्या कहता है? दूसरा, आपकी जानकारी में या दर्शकों की जानकारी में केशव मौर्य का कोई औपचारिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में लगा हो जिसकी वजह से वो चले गए हो, तो ये बता दें हमको। लेकिन पता क्या चलता है कि यूपी की कैबिनेट मीटिंग छोड़ के वो दिल्ली जा पहुंचे और दिल्ली में वो पार्टी संगठन के लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। ये क्या कहता है? ये कोई परसेप्शन है? अरे ये सच है। इसके अलावा बीएल संतोष आते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। क्या सिराथू और कौशाम्बी में मिली हार आपके ऊपर राजनीतिक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता केशव मौर्य जी? 4 जून के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहीं दिखाई दिए केशव मौर्य? हाँ, 4 जून के बाद वो सबसे पहली बार अगर नजर आए तो कौशाम्बी में नजर आए। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए इलाहाबाद गए। सवाल ये होता है कि केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में फील्डिंग कर रहे हैं कि दिल्ली के लिए फील्डिंग कर रहे हैं? यहां पर एक टेक्निकल सवाल खाली मैं डाल दूं, तथ्य डाल देता हूं, सवाल नहीं तथ्य डाल देता हूं। आप सबको पता है कि केशव मौर्य जी संगठन के आदमी हैं। आप ही ने शुरुआत में कहा कि ये उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी हकीकत है कि जिस समाज से वो आते हैं, मैं सीधे सीधे कहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता जातीय पॉलिटिक्स बताते हुए, लेकिन जो चलन है वो आपको बात करनी पड़ेगी और बड़ी निर्ममता से और बड़ी कठोरता से बात करनी पड़ेगी। मौर्य समाज से आप आते हैं साहब, मौर्य समाज का कोई वोट मिला नहीं भारतीय जनता पार्टी को, वोट आप दिला नहीं पाए, सीट आप अपनी हार जाते हैं, जिस सीट की जिम्मेदारी या प्रभारी आप होते हैं वो सीट हार जाते हैं, कैबिनेट की मीटिंग से गायब रहते हैं, सरकारी आयोजनों में आप नहीं जाते। किस बात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आप? और मैं क्षमा बिना मांगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे नाकारा निकम्मे फरार अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्यों ढो रहे हैं आप? मुक्त कर दीजिए उनको। भाई, दिल्ली में मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अभी खाली होने जा रहा है। पार्टी जाने उनका क्या करना है, लेकिन जिस तरीके से यूपी छोड़ के, लखनऊ छोड़ के केशव मौर्य दिल्ली की फील्डिंग कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई देता है कि उनका कोई इंटरेस्ट यूपी में नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की क्या मजबूरी है जो वो ढो रहे हैं केशव मौर्य जी को? मैं जी आपकी बात काफी गंभीरता से सुनी और काफी बड़ी मतलब कुछ बड़ी जरूरी और ऐसी बातें आपने कह दी हैं जो अक्सर लोग हिचकते हैं कहने में या सुनाई नहीं देती हैं। ये जो कंपैरिजन है कि वो एब्सेंट है, पहला मैं पूछना चाहूंगा कि कंपैरिजन होता है कि पहले कितने प्रेजेंट थे और अब कितने एब्सेंट हैं। अगर पहले भी प्रेजेंट नहीं थे तो पहले भी एब्सेंट रहे थे, आज भी एब्सेंट है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं उससे। ठीक है, एक ये मेरा सवाल रहेगा कि पहले से क्या कंपैरिजन है 4 जून से पहले से। दूसरा, मैं मासूम सवाल है सर कि संगठन को भी
कर्मठ लोगों की आवश्यकता है। और ठीक है, सरकार और संगठन अलग-अलग चलते हैं और अलग-अलग तरीके से देखना पड़ता है। जैसे अमित शाह जी 2014 में सत्ता में नहीं आए, वो पहले भाजपा अध्यक्ष बने और उसके बाद जो है भाजपा को दुरुस्त किया और उसके बाद 2019 में फिर उसके बाद वो सत्ता में आता है। तो संगठन में भी हमें कर्मठ और कायदे के लोगों की आवश्यकता है। और 2017 में जाहिर सी बात है, केशव प्रसाद मौर्य जी भाजपा अध्यक्ष थे और एक अप्रत्याशित जीत भी मिली थी। ठीक है, और उसमें मोदी जी का ऑफ कोर्स सबसे बड़ा योगदान था, पूरी भाजपा का योगदान था। और लोग ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो उत्तर प्रदेश का रास्ता भी तो दिल्ली से होके आता है ना सर। तो हम क्यों ना दिल्ली बैठे। ये कम से कम आपने अब मैं इसको कैसे कहूं, आपने जो लास्ट लाइन बोली है ये कि उत्तर प्रदेश का रास्ता भी दिल्ली से होकर आता है। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी का कार्यालय है, फिर तो ये स्वीकार करना हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है पिछले 7 सालों से, जो सरकार चल रही है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, यहां तक कि जो चपरासी भी नियुक्त हो रहा है, वो सब दिल्ली के कृपा से नियुक्त हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा मत कहिए। आते हैं जरा केशव मौर्य जी पर वापस। आपने ये सवाल पूछा, एक ये मिनट। कुछ मेरी हाँ ये बस सवाल थे। हाँ, मैं इसके उत्तर पे आऊंगा। मैंने हालांकि मेरी शुरुआती टिप्पणी है कि ये ऐसा नहीं है। ये जुमला जरूर है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, लेकिन ये जुमला भी 2024 के चुनाव में गलत साबित हुआ है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं दी जितनी उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए, या जितना उसने 2014-2019 में दिया था। लेकिन फिर भी दिल्ली का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बना ना, उत्तर प्रदेश को कोई क्रेडिट नहीं जाता है। बड़ी कड़ाई और बड़ी निर्ममता से मैं कहूंगा। इसलिए वापस आते हैं जरा केशव मौर्य जी पर। आपने एक सवाल किया कि साहब केशव मौर्य जी क्या इससे पहले भी कैबिनेट की मीटिंग और सरकारी आयोजनों से गायब रहते हैं? आपके पास कोई अपडेट हो तो बताइए। मुझे नहीं याद आता कि ऐसी कोई कैबिनेट मीटिंग जिससे केशव मौर्य जी 4 जून के पहले अनुपस्थित रहे हों, बल्कि हर ऐसे विषय पर, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, उत्तर प्रदेश में अगर अखबारों में, उत्तर प्रदेश के तौर पर अगर टीवी चैनलों पर अगर किसी की बाइट सबसे पहले किसी भी विषय पर चलती थी तो वो केशव मौर्य जी की चलती थी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बाइट जरा मिलना आसान नहीं होता है, और केशव मौर्य जी मुखर, चाहे वो राजनीतिक मामले हो, चाहे वो अपने विरोधियों पर हमला करना हो, चाहे सरकार की किसी योजना का बचाव करना हो, या उसका प्रसार करना हो, या सरकार की किसी नीतियों की जानकारी देना हो, केशव मौर्य जी हमेशा अवेलेबल होते थे। 4 जून के बाद उनकी बाइटें बता दीजिए, नहीं है। देखिए एक चीज बताएं आपको, अब वो समय आ गया है जब आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए, तो अपने भी इकोसिस्टम से उन्हीं की भाषा में सवाल पूछे जाने चाहिए। गोल गोल घुमा के जिलेबियां बनाना और पाखंडी शुद्धतावाद बतियाने का अब समय नहीं रह गया है। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है। अब तक नहीं हुआ। बलि का बकरा खोजा जाता है, एक पुरानी कहावत है साहब। चलिए नाम के लिए ही सही, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश में बलि का बकरा भी नहीं खोजा गया। दिल्ली और लखनऊ के बीच तल्ख रिश्तों है, किसको हकीकत, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, इसका भी कोई सामने नहीं आती है बात। तो ऐसे में ये अगंभीरता दिखाया जाना कि उत्तर प्रदेश के एक मजबूत डिप्टी सीएम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मामलों से, मरहलों से, विषयों से किनारा किए बैठे हैं, क्या ये पार्टी संगठन के लिए अच्छी बात है? क्या ये सरकार के लिए अच्छी बात है? उनके पास एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग भी है, क्या वो उस विभाग के लिए अच्छी बात है? पीडब्ल्यूडी एक ऐसी मिनिस्ट्री है साहब, बरसात का मौसम आ गया है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी रही है गड्ढा मुक्त सड़कें। कौन कराएगा साहब? बरसात आ गई है, आपके यहां डामर की सड़कें होती हैं, तमाम उखड़ गई हैं। तो ऐसे में उनके एक महत्वपूर्ण मंत्रालय का काम, संगठन का काम, सरकार के प्रति एक ऐसा परसेप्शन बाहर जाना कि जिसमें यह स्पष्ट लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण मंत्री और डिप्टी सीएम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के काबू में नहीं है? क्या उनसे स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2 महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग से आप अनुपस्थित क्यों रहे? यह अपेक्षा मैं मुख्यमंत्री से करता हूं उत्तर प्रदेश की। सवाल यह है साहब कि आपने शपथ ले लिया है, जनता ने आपको सीटें चुन के दे दिया है, तो इसका अर्थ थोड़ी ना है कि आपकी जवाबदेही अब खत्म हो जाती है। भाई बिया मोह करबे का, एक भोजपुरी की कहावत है कि हमारी शादी हो गई, अब क्या हमारा उखाड़ लोगे? अगर आप इस मोड में रहेंगे, जनता को जवाबदेही देने से बचेंगे, कार्यकर्ताओं के इसी तरह से मनोबल को गिरते रहने देंगे, तो वही हाल होगा जो 4 जून को उत्तर प्रदेश में हुआ लोकसभा चुनाव के नजरिए से। 27 बहुत दूर नहीं है। इसलिए इन सवालों को हल किया जाना चाहिए। और इससे पहले ही एक वीडियो पे मैं चाहूंगा कि हमारी टीम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो पुराना वीडियो लगाए, जिसमें मैंने ही ये कहा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी की सबसे अच्छी जगह उत्तर प्रदेश के संगठन में है, क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति हैं। उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जब मैंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा कि यह सच्चाई माननी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नहीं आते। इसलिए संगठन और सरकार के बीच में समन्वय के लिए केशव मौर्य जैसे अनुभवी संगठनकर्ता की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे भविष्य विधानसभा के लिहाज से यह बेहद जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि केशव मौर्य जी को संगठन में जाना चाहिए। यह बात स्वयं केशव मौर्य जी को कहनी चाहिए। अगर वो दिल्ली जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश को वो सब मिलेगा। तो सवाल ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केशव मौर्य जी विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन जिसको जहां पर बेस्ट रिजल्ट दे सकता है वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या संगठन क्यों नहीं प्लेस कर पा रही? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अस्पष्ट और बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, ये बताइए साहब, एक आईएएस अपने ऑफिस से गैरहाजिर रहता है, आप सस्पेंड कर देते हैं। अभी अभी एक बात आई है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का मामला आपने बनाया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का अध्ययन किया। अधिकारियों ने यह आदेश जारी करने से पहले कि महिला टीचर्स को उनके निवास स्थान के 13 किलोमीटर से बाहर के स्कूलों में तैनाती नहीं दी जा सकती। क्या आपने इसका अनुपालन पहले किया ऑनलाइन हाजिरी करने से पहले? तो आप अगर इस तरीके से अच्छा, आपने मन बना लिया कि अगर वो समय से नहीं पहुंचेगा तो सस्पेंड कर देंगे। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठकों से गायब रहता है। आप एक सवाल नहीं पूछते, एक आवाज नहीं उठती, कोई लिखता नहीं, कोई पढ़ता नहीं। तो ये संदेश आप क्या दे रहे हैं? ये संदेश आप उस समय दे रहे हैं जब 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें अयोध्या विधानसभा भी है। जिस फैजाबाद लोकसभा सीट को अयोध्या कह कह के आपको पूरे भारत में चिढ़ाया जा रहा है, आपके सामने 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और आपकी तैयारी ये है, जबकि 1 महीने से ज्यादा समय हो गया आपको उत्तर प्रदेश में बेशर्म प्रदर्शन करने के बाद। तो सवाल यह है साहब कि इन बातों को बहुत ज्यादा लटकाया जाना उचित नहीं है। स्पष्ट रूप से अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो हम पूछेंगे। जी, मैं फिर भी पूछना चाहूंगा सर कि जैसे आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी का उत्तर प्रदेश के संगठन में रोल अच्छा था और अच्छा होना चाहिए, पर यदि वो देशव्यापी स्तर के अध्यक्ष बनते हैं तो फिर पूरे देश को उनको देखना पड़ेगा, भाजपा को देखना पड़ेगा, काफी अटेंशन पूरे देश की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि यहीं तक सीमित रखा जाए, यहीं पे फोकस किया जाए? जी। अरे भाई, मेरे कहने से कौन वो उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बना दिए जाने वाले हैं? मैंने दोनों चीजें कही कि मुझे अपनी छोटी सोच के हिसाब से लगता है कि केशव मौर्य जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, संगठन ने अच्छा और उस समय पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वहां जाएं। उससे भी ऊपर बढ़ के अगर वो लखनऊ से दिल्ली चले जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ये और अच्छी बात है।
और आपने कहा कि तब वो पूरे देश पर ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश पर कितना ध्यान दे पाएंगे? अरे साहब, तो उस समय वो उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रह जाएंगे कि रह जाएंगे? हालांकि एक चीज आपको बता दूं, हालांकि एक चीज आपको बता दूं, लेन देन वाली जो राजनीति होती है या जो एडजस्टमेंट वाली राजनीति होती है, उसमें एक महत्वपूर्ण यानी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष केशव मौर्य जी रह सकते हैं, ये ऑप्शन तो है उनके पास। अब इसमें कोई मुझे ये ना बताए कि नड्डा जी भी मंत्री हैं और अध्यक्ष भी हैं। अरे साहब, चुनाव होने तक। और यहां स्वतंत्र देव सिंह जी जो है मिनिस्टर भी थे और यूपी भाजपा अध्यक्ष भी थे, तो ये गुंजाइश तो बन सकती है। लेकिन इस तरह के ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाना जो कि सवालों से भरे हों और जवाब एक भी ना आए, मैं क्या ये आखिरी सवाल स्वस्थ पूछना राजनीति चाहूंगा हो सर रही है? आपसे। मैं एग्जैक्टली मैं इसी पे पूछ रहा था, इसी पे जानना चाह रहा था कि यह स्वस्थ नहीं दिख रहा। अंदर क्या है हमें पता नहीं, हो सकता है बहुत अच्छा तारतम्य हो कि भैया हम प्रदेश की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे योगी जी, और अब आप जो है थोड़ा सा भाजपा संगठन को संभालिए, तो जो जिस काम में पारंगत है वो कार्य करे, और भाजपा को दोनों की आवश्यकता है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर यदि मैं, जैसा आपने कहा कि यह लेकिन परसेप्शन वाइज जो है स्वस्थ नहीं दिख रहा है, तो मेरा आपसे यह सवाल है सर कि जैसे भाजपा अध्यक्ष जब मौर्य जी थे, तब उनका 17 में जब जीती भाजपा, तब उनको भी सीएम बनाए जाने की जो है बड़ी सारी कवायद की जा रही थी, नाम चल रहा था, ऑफकोर्स सब कुछ चल रहा था। अंत में योगी जी बन गए, फिर वो कहीं मलाल रह गया कि भैया इतनी बड़ी जीत मिली, हम नहीं बन पाए। ठीक है, अब ये कैसे ऐसा पता कहा कि जाता मलाल रह गया? मैं हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है परसेप्शन वाइज। ठीक है, लेट्स से जनता के मन में डाउट है तो लेट्स क्लियर इट आउट। ठीक है, लेकिन योगी जी जैसे आते हैं, यही कार्य 2014 में भी हुआ था, किसी को नहीं पता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बहुमत आ जाएगा, बन गए, अद्भुत कार्य किए। तो आप बनते हैं कुछ करने के लिए, तो ऐसे कौन से अद्भुत कार्य हैं जो योगी जी नहीं कर सकते हैं और बाकी लोग सर कि हमको ये वाला काम करना है, हम कर नहीं पा रहे हैं इसलिए हमको बनना है मुख्यमंत्री, और वो योगी जी नहीं कर पा रहे? कुछ ऐसे भी कार्य हैं संदीप जी क्या? माफ कीजिएगा, संदीप जी माफ कीजिएगा, ये प्रश्न और इस एंगल से उठा के आप वही विपक्षी एजेंडे को उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया जाना चाहिए। आप जब ये सवाल नहीं उठाते नहीं हैं, नहीं इसका मतलब है, एक मिनट, अरे आप उस ऑप्शन को तलाश रहे हैं कि यूपी में अगला चीफ मिनिस्टर कौन? नहीं, तो ये देखिए, मैं ठीक है, मैं हो ये सकता है कह मैं आपकी सकता बात हूँ, ठीक से ना समझ पाया हूँ। मैं कह रहा हूँ बोले कि बोले। जो परसेप्शन है भाई, कम से कम अगर एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हमें मिल गया है जिसने वो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, बड़ी लाइनें खींच दी हैं जो जो कभी पहले सोची नहीं गई थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसी के हाथ में रहना चाहिए और उसके सामने राजनीतिक नेतृत्व को सरेंडर कर देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब योगी जी के आगे इसीलिए मैं सीएम कह बनने रहा, की इच्छा किसी को रखनी नहीं चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये हम आप ठेका नहीं उठा सकते, क्योंकि देखिए राजनीति में जो व्यक्ति आता है और प्राथमिक सदस्यता लेता है, सक्रिय सदस्यता लेता है, उसको भी अधिकार है ये सपना पालने का कि वो एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने, अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक बने, लोकसभा क्षेत्र का एमपी बने, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। तो ये कोई बात नहीं, किसी का एक विशेषाधिकार या जन्मनावादी अधिकार नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, इसके अलावा कोई सपना भी न देखे। मैं जब ये कह रहा हूं कि केशव मौर्य जी को संगठन में अगर जाना है तो उनकी सबसे अच्छी आवश्यकता संगठन को है, तो ये आपकी वही बात का जवाब है कि साहब जो जहां बेस्ट परफॉर्मर रहा हो उसको वहां भेजिए ना। वो एक कुशल संगठन करता है, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, विधानसभा में किया है, लोकसभा में किया है, तो उनको वहां भेजिए। अब सवाल यह है कि आप जो कह रहे थे, और ये सवाल बिल्कुल जायज है, मैं भी उठा रहा हूं कि यह सब कुछ स्वस्थ मैसेजिंग नहीं है। अब ये स्वस्थ मैसेजिंग अगर नहीं है और ये सवाल खड़ा हुआ है, ये अफवाह खड़ी हो रही है, इतनी नकारात्मकता फैली हुई है उत्तर प्रदेश में, तो इसको दूर करने का काम किसका है, किसकी जिम्मेदारी है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है। अगर 2 कैबिनेट मीटिंग में गायब रहने और तमाम अनुपस्थिति के बावजूद भी मुख्यमंत्री न मैसेजिंग कर रहे हैं, न ये सवाल कहीं तैर रहा है, न उनसे पूछा जा रहा है, न उनकी कहीं जवाबदेही तय हो रही है, तो ये तो मुखिया का काम है, वो तय करें। मैंने तो पहले ही कहा कि क्यों ढो रहे हैं।
अगर वो गायब है तो क्यों ढो रहे हैं? सर जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, कर्नाटक में मुझे वो साल याद नहीं है, चुनाव जीते थे, सारा विपक्ष वहां पहुंचा हुआ था। उन्होंने तत्काल कांग्रेस ने जो है कुमार स्वामी को सीएम घोषित कर दिया था। 1/3 से भी कम सीटें थी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होकर, राजनीति में अक्सर ये वाला सर जो इमेज दिया जाता है दोनों हाथ पकड़ कैसे ऊपर उठाने का, तो ये इमेज ये जाता है कि भाई हम सब साथ हैं, ठीक है। पूरे विपक्ष ने एक दूसरे का, केजरीवाल भी थे, लालू भी थे, सब जितने थे, मायावती जी भी थी, सब थे। तो एक अद्भुत तस्वीर वहां से निकली थी। यूपी में कभी नहीं दिखता सर के बीच में खड़े और ऐसे करके जो है दो लोग का हाथ उठाया गया। खैर वो आदत भी नहीं है, चरित्र भी नहीं है। मैं दूसरी बात नहीं आदत क्यों नहीं है? क्यों नहीं आदत चरित्र? मैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों फोटो आपको दिखाऊं हाथ से हाथ मिला के ऊपर हाथ करते हुए हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है ना उत्तर प्रदेश से आपको। मैं कह रहा हूं वही पर्याप्त नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है ना उत्तर प्रदेश से। यही सवाल है और इसी सवाल पे पिछले 25 मिनट से हम बात कर रहे हैं। इस सवाल पे एक आखिरी सवाल सर, बस लास्ट सवाल। इस सवाल में जोड़ रहे हैं सपा के लोग, आईपी सिंह जैसे लोग, कि बेबी रानी मौर्य बनेंगी अब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। तो क्यों न जोड़े? ये अवसर कौन दे रहा है? यही कह रहा हूं, विपक्ष इसका विशुद्ध। अरे भाई एक ट्वीट इस तरह का भी घूम सकता है कि संदीप आर के सिंह बनाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अवनीश पीएन शर्मा बनाए जा सकते हैं अवनीश पीएन शर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए साहब, जब आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखेंगे और आंगन में झगड़ा होगा तो पूरा गांव आपके बरामदे, आपके सहन, आपके दरवाजे पर इकट्ठा होगा और मजा लेगा, सुरती ठोंकते हुए बात करेगा। यही कर रहे हैं आईपी सिंह, यही कर रही है सपा। बिना सेवा नियमावली पढ़े उत्तर प्रदेश के प्राइमरी टीचरों की ऑनलाइन हाजिरी का ऑर्डर अधिकारियों ने जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को वो फैसला वापस लेना पड़ा। आज परसेप्शन क्या जा रहा है कि अखिलेश यादव ने दबाव बना के योगी जी पर यह फैसला वापस करा दिया। करे कोई और भरे कोई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घर के अंदर चल रहे झगड़े, बवाल, मान मनोवल, उन सारी चीजों को किया जाता रहना चाहिए, लेकिन घर के दरवाजे को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सूबे के मुखिया की है। इसलिए मेरी सारी अपेक्षाएं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रहेंगी। इसके अलावा मैं किसी से सवाल नहीं पूछूंगा। बस इस नोट पे सर आज की चर्चा का समापन करते हैं। इससे ज्यादा न सवाल पूछे जा सकते हैं, न जवाब है हमारे पास। जो था वो सब आपसे भी निकल गया, हमसे भी निकल गया। दर्शकों से अपेक्षा है कि अगर आपके पास भी कुछ हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर निकालें। और हमारी आपकी स्थिति तो वो है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई मत सरकार भी तुम्हारी, मंत्री भी तुम्हारे, मुख्यमंत्री भी आप, संगठन भी आपका। हम तो मिसकाल वाले मेंबर भी नहीं हैं, वोटर हैं साहब। और 2014 से इस देश ने एक नई राजनीतिक संस्कृति पैदा की है कि जब जनता चुनाव लड़ रही है। 2024 का चुनाव भी जनता ने लड़ा है साहब। इसलिए जनता को निराश मत करिए, अपनी जवाबदेही से भागिए मत। भइल बिया मोर करबे का वाली टोन में रहेंगे तो 24 में 4 जून को जो देखे हैं वही 2027 में भी देखना पड़ सकता है। चेतिए। नहीं, मैं इसमें बस एक आखिरी बात जोड़ूंगा। आपने कहा था 1 महीने में समीक्षा हो गई और रिपोर्ट भी चली गई, जबकि इतना कम समय में यह नहीं हो सकता था। हो सकता है अंदरूनी बातें और चल रही हो, क्लियर किया जाएगा सर। हमें भी वो फोटो देखने को मिलेगी, ये वाली। और इसके साथ फिर हम अपनी चर्चा का समापन करते हैं और आज हम और आप मिलते हैं। हम और आप कम से कम ऐसे कर लें। तो इसके साथ ही दर्शकों से अपेक्षा, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जरूरी विषय हैं ये सारी और क्लैरिफिकेशन जरूरी है, इस पर चर्चाएं जरूरी हैं, बातचीत बहुत जरूरी, इसलिए हम ये कार्य करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट, कृपया लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाएं, लोगों के मन के सवाल का हो सकता है कुछ जवाब हम दे पाए। तो बस इसके साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।